Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, today we'll start a new unit which is cardiovascular system. In cardiovascular system, the first topic is RAS inhibitor. So RAS inhibitor, what RAS stands for? RAS stands for renin angiotensin aldosterone system. Renin angiotensin aldosterone system. The function is to increase BP and to increase GFR. इसका main function होता है RAS का. So let's discuss the normal physiology. नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है रास की? देखो सबसे पहले ये अपने किडनी है. किडनी में क्या हुआ? जीएफआर डिक्रीज. किडनी में क्या हुआ? जीएफआर डिक्रीज हो गया. जीएफआर के डिक्रीज होने से इट विल गोज टू ब्रेन. दिस इफेक्ट वाज गोज टू ब्रेन एंड जो ब्रेन होगा वो रिलीज करेगा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज. क्या करेगा? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज देगा विच विल एक्ट ऑन किडनी. किडनी में जाके ये जेजी सेल्स है. कहाँ से? जेजी सेल्स ऑफ किडनी से रिलीज कराएंगे रेनिन को. किस रिलीज कराएंगे? रेनिन को रिलीज कराएंगे. रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिन. रेनिन विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1. देन इट विल कन्वर्ट टू एंजियोटेंसिन 2 by help of enzyme ACE. ACE stands for angiotensin converting enzyme. अब जो angiotensin 2 बना है, angiotensin 2 will do the further actions. अब angiotensin 2 के एक्शंस जो होंगे वो अपन यहाँ देखेंगे. देखो angiotensin 2 के एक्शंस बहुत सारे होते हैं. मेनली अपने को याद कौन कौन से रखना है. फर्स्ट angiotensin 2 जो होता है वो ब्लड वेसल्स में एट्री और प्लस वेन मतलब आर्टरी और वेन्स में वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है. ठीक है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन बीपी. सेकेंड इफेक्ट इज इन एड्रिनल कॉर्टेक्स. इन एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या देगा? एल्डोस्टेरोन का इंक्रीज कराएगा. इंक्रीज एल्डोस्टेरोन रिलीज विच विल एक्ट ऑन द डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन पे काम करता है. ठीक है, विच विल हेल्प इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन. ओके, नेक्स्ट इज हार्ट पे काम करेगा. एंजियोटेंसिन 2 हार्ट पे काम करेगा विच इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट, मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा. स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट मीन्स इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. सेकेंड, ज़्यादा स्टिमुलेशन करने के कारण इट कैन लीड्स टू हाइपरट्रोफी. Hypertrophy of heart and chronic or congestive heart failure will be the final result if this angiotensin 2 will increase. ठीक है, so let's discuss drugs of RAS inhibitor. so RAS inhibitor बात करेंगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो होती है RAS इनहिबिट करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक एंड बीटा ब्लॉकर्स. सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक में देते हैं अपन क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा. क्या देते हैं? क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा देते हैं. बीटा ब्लॉकर में आता है प्रोपेनोलॉल और एटिनोलॉल. ये दोनों देते हैं अपन किस में? बीटा ब्लॉकर में. सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है अपनी सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक और बीटा ब्लॉकर, तो दोनों ही देना है. दोनों में सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक में अपन क्लोनिडीन दे सकते हैं प्लस अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हैं. इसके साथ में प्रोपेनोलॉल या फिर एटिनोलॉल का बीटा ब्लॉकर देना ही होता है. देन वी स्टार्ट अबाउट सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग. सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग जो होता है उसमें आती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. फर्स्ट डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, सेकेंड इज एस इनहिबिटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज 81 ब्लॉकर. 81 ब्लॉकर मीन्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. बात करते हैं अपन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एस इनहिबिटर और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स की. सबसे देखते हैं इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा. मेनली इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा. सो रास इनहिबिटर विल कॉज विजुअलाइजेशन, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज एंड कार्डियक हाइपरट्रोफी भी डिक्रीज कर देगी. लेट्स डिस्कस विजुअलाइजेशन. जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि एंजियोटेंसिन जो है वो आर्टरी और वेन दोनों का कंस्ट्रक्शन कराता है, तो सेम आएगा यहाँ पे. जो विजुअलाइजेशन है वो भी आर्टरी का भी होता है और वेन का भी होता है. अगर आर्टरी का विजुअलाइजेशन होता है तो आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि आर्टरी का विजुअलाइजेशन विल डिक्रीज आफ्टर लोड. एंड वेन का विजुअलाइजेशन होगा तो वेन का वीनोडाइलेशन होगा तो इट विल डिक्रीज प्री लोड. तो भैया ये राइट वेंट्रिकल फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर दोनों से बचा रहा है. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट एल्डोस्टेरोन. अगर एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो सोडियम लॉस हो जाएगा यूरिन में. ठीक है, क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, सोडियम लॉस इन यूरिन. पर इसमें एक साइड इफेक्ट भी है, इट विल लीड्स टू पोटेशियम सेफ्टी या पोटेशियम प्रिवेंशन कॉल्ड एज हाइपरकैलेमिया. Reduce cardiac hypertrophy. Drug of choice in congestive heart failure.
याद रखना, अगर ये कार्डियक हाइपरट्रोफी को कम कर रहा है, इसका मतलब ये रीमॉडलिंग को इंक्रीज करता है, हार्ट रीमॉडलिंग को बढ़ाता है या फिर फेवर करता है, हार्ट रीमॉडलिंग को फेवर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रॉनिक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन वी टॉक अबाउट द ड्रग्स जो कि डायरेक्ट रास इनहिबिटर में आती है। डायरेक्ट रास इनहिबिटर में ड्रग जो होती है वो एंड होती है बाय आयरन, आयरन, ठीक है। सो ड्रग, एक ही ड्रग अपने को पता है वैसे इसके बारे में, विच इज एलिस्कायरिन, ठीक है, एलिस्कायरिन हो गई। एलिस्कायरिन जो होती है वो हाइपरटेंशन में देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है ये, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है ये, ट्रीटमेंट में देते हैं हाइपरटेंशन की, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट है इसके सेम एज एस इनहिबिटर, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉम्बिनेशन विद एस इनहिबिटर। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं। इसके पहले भी अपन ने एक बार पढ़ा था, कॉमन साइड इफेक्ट आ रहे थे, ठीक है। वैसे ही अपन ने वापस पढ़ रहे हैं इसको। इसमें रास इनहिबिटर, डायरेक्ट रास इनहिबिटर और एस इनहिबिटर को साथ में नहीं मिलाते हैं, जिसमें क्योंकि उसमें कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं। अपन ने ये कॉमन साइड इफेक्ट का टर्म कहाँ पढ़ा था इसके पहले? अपन ने पढ़ा था माइग्रेन में, जिसमें अपन ने देखा था कि ट्रिप्टान्स और एर्गोट को साथ में नहीं मिलाते हैं क्योंकि दोनों कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर विल एंड विद प्रिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे एस इनहिबिटर को उसके बाद। देन AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड विद सार्टन्स, इसको भी पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर क्या होता है? जो मैंने बताया था, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा था किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। वो है तुम्हारा एस एंजाइम। अब उस एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं एस एंजाइम की। एस एंजाइम इज नॉन स्पेसिफिक एंजाइम। सबसे बड़ी बात कि इसका सबस्ट्रेट फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन स्पेसिफिक एंजाइम। अगर तुम्हारा सबस्ट्रेट फिक्स है तो तुम नॉन स्पेसिफिक नहीं होगे, तुम किसी स्पेसिफिक प्रोसेस में काम करोगे। इसका सबस्ट्रेट फिक्स नहीं है, ठीक है। देन इट इज, दिस एंजाइम इज कार्बोक्सीपेप्टिडाइडेज। एंड लास्ट इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज सिंथेसिस बाय एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी, सिंथेसिस बाय एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल। पता है लंग से निकलता है, फोटो में भी बना हुआ था लंग से निकल रहा था। लंग में बनता कहाँ होगा? एंडोथेलियम पल्मोनरी ब्लड वेसल में बनता होगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ एस इनहिबिटर। तो एस इनहिबिटर का फंक्शन क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड कर देता है। मैंने क्या बोला था? इट इज नॉन स्पेसिफिक, तो इसका सबस्ट्रेट फिक्स नहीं है। एंजियोटेंसिन 1 भी इसका सबस्ट्रेट है और ब्रेडिकाइनिन भी इसका सबस्ट्रेट है, दोनों पे एक्ट कर सकता है। ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड कर देता है और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। बात करते हैं एस इनहिबिटर्स की। सो एस इनहिबिटर जो होता है वो क्या करता है? इसका साइड इफेक्ट जो होता है एस इनहिबिटर का, और एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों, तो ब्रेडिकाइनिन को बढ़ा दे रहा है। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज की। याद रखना, अगर ये ब्रेडिकाइनिन को बढ़ा रहा है, मतलब ये तुम्हारी बॉडी में एलर्जी को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? एलर्जी को बढ़ा रहा है। एलर्जी कैसी एलर्जी? देखो, एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं जिसको ये बढ़ाता है, एंड इट डिनोट बाय दारू। यस, डी इज फॉर ड्राई कफ। मोस्ट ऑफ पर्सन में एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट है ड्राई कफ। ए इज फॉर एंजियोइडीमा, एंजियोइडीमा। R is for rhinitis, rhinitis. U is for, ये U है, U is for urticaria, urticaria। याद रखना, ड्राई कफ इसका बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है ड्राई कफ, इसलिए इसमें ड्राई कफ का ट्रीटमेंट ही बताया गया है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ इज वॉट? जो तुम्हारा एस इनहिबिटर है, स्विच एस इनहिबिटर्स टू AT1 ब्लॉकर्स। AT1 ब्लॉकर से स्विच कर दो एस इनहिबिटर को, तो तुम्हारा जो इफेक्ट है वो और बढ़ेगा नहीं, ठीक है, रुक जाएगा वहाँ पे। प्लस इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे? सेकंड एस्पिरिन देंगे, एनसिड देते हैं, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है? विजिबलाइजेशन इसका एडवांटेज होता है, विच लीड्स टू डिक्रीज इन बीपी। और सेंसिटाइजेशन ऑफ इंसुलिन, सेंसिटाइजेशन ऑफ इंसुलिन इसको हेल्प, ये इसका बहुत सा एडवांटेज है, जिसमें अपन हाइपरटेंशन में अगर डायबिटीज़ है इंसान को तो भी दे सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन की कहानी होती है, ठीक है। तो इंसुलिन सेंसिटाइजेशन को बढ़ा दे रहा है ये, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है लेकिन रिसेप्टर्स उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, जो रिसेप्टर्स है वो कैच नहीं कर पा रहे। इट इज टाइप 2। टाइप 1 में तो क्या होता है? इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता, टाइप 2 में रिसेप्टर कैच नहीं कर पाते। सो ये सेंसिटाइजेशन को बढ़ा रहा है, मतलब रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है इंसुलिन की तरफ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ड्रग्स ऑफ एस इनहिबिटर्स। कौन सी ड्रग एस इनहिबिटर होती है? याद रखना, द निमोनिक इज CRPF बेल्ट, CRPF बेल्ट। C is for captopril, R is for ramipril, P is for perindopril, F is for fesinopril, B is for benzapril, E is for enalapril, L is for lisinopril and T is for perindopril। सारे याद रखने क्या? नहीं।
याद कितने रखना है, सब पे स्टार बना दो, जो कि याद रखना सब पे स्टार बना रहा हूँ। क्रिप्टोप्रिल याद रखना है, पेरिंडोप्रिल याद रखना है, एनालोप्रिल याद रखना है, और अगर हो सके तो लिसिनोप्रिल भी याद रख लेना। ठीक है, अब क्यों याद रखना है, इनमें से क्या खास बात है देखो बताते हैं। कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल में क्या खास बात है देखो, कैप्टोप्रिल वॉज द फर्स्ट एस इनिबिटर वॉज फाउंड, फर्स्ट एस इनिबिटर फाउंड, वो कैप्टोप्रिल थी, है मतलब अभी भी शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। इसका टी हाफ होता है 12 आवर, 12 आवर्स का इसका टी हाफ है, बाकी सबका 24 आवर होता है। ठीक है, मतलब इसको दिन में 2 बार देनी पड़ेगी अगर इफेक्ट चाहिए तो, बाकी सबको 1 बार देनी पड़ती है। सेकेंड, इट इज़ सल्फा कंटेनिंग ड्रग, इट इज़ सल्फा कंटेनिंग ड्रग, सल्फा कंटेनिंग ड्रग। तो इसको अगर अपन ने सल्फा कंटेनिंग ड्रग के साथ और मिला दिया, सल्फा कंटेनिंग ड्रग, तो अगर किसी सल्फा ड्रग से अपन ने इसको मिला दिया, इंट्रैक्शन करा दिया, देन सल्फा से इसका इंट्रैक्शन करा दिया, देन इट विल लीड टू सल्फा एलर्जी, सल्फा एलर्जी। सल्फा एलर्जी की सबसे ख़राब चीज़ होती है बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन, लो डब्ल्यूबीसी हो जाता है। ये सारे एस इनहिबिटर की दिक्कत है, सारे एस इनहिबिटर की दिक्कत है ये। देन वी टॉक अबाउट थर्ड, इसका इफेक्ट क्या होता है, कैप्टोप्रिल का थर्ड पॉइंट, ये फूड एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कराता है, फूड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रिड्यूसेस। तो इसका मतलब इट हैज़ टू बी टेकन, इट हैज़ टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है इसको, इट हैज़ टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि अगर खाने के साथ में लेंगे या खाने के बाद में लेंगे तो जो खाना खाया है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कराने देगा। समझ में आया, तो उसका एम्प्टी स्टमक ले लो, आधे घंटा खाना खा लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट लॉन्गेस्ट एक्टिंग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग आती है पेरिंडोप्रिल, जो मैंने बोला याद रखने के लिए। ठीक है, पेरिंडोप्रिल, पेरिंडोप्रिल लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग। मोस्ट पोटेंट ड्रग टेरिंडोप्रिल, टेरिडोप्रिल इतना खास नहीं, इसमें बोला भी नहीं याद रखने के लिए, टेरिडोप्रिल। प्रो ड्रग, ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग इन एक्टिव फॉर्म, मतलब जो ये प्रिल वाली ड्रग है, जितनी भी प्रिल वाली ड्रग है, प्रिल वाली, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी इनएक्टिव है, प्रो ड्रग है, बॉडी के अंदर जाके वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रिलेट में, किसमें कन्वर्ट होती है, प्रिलेट में कन्वर्ट होती है। और जो प्रिलेट फॉर्म है ये इसका एक्टिव फॉर्म है, ये इसका एक्टिव फॉर्म है जो कि बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होती है। तो सारे एस इनहिबिटर प्रो ड्रग है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे जो होते हैं वो प्रो ड्रग होते हैं, मतलब सब इनएक्टिव होते हैं और बॉडी के अंदर जाकर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इसमें क्या देंगे याद रखना, एक ड्रग मैंने तुमको बताइए ऊपर याद रखने के लिए, इनैलोप्रिल, क्यों बताई थी, इसके लिए। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में याद रखना इनैलोप्रिलेट, क्या देते हैं, इनालाप्रिलेट, इनालाप्रिलेट का आईवी इंजेक्शन देते हैं इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब इनालाप्रिलेट क्यों दे रहे हैं, इनालाप्रिल क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इनालाप्रिल इज प्रो ड्रग, अगर वो प्रो ड्रग है वो जाके एक्टिव होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, और अपने को फास्ट एक्टिंग ड्रग चाहिए बिकॉज इट इज़ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, तो अपन इसमें इनालाप्रिलेट देंगे। देन वी टॉक अबाउट सेफ, रीनल सेफ ड्रग होती है एक, रीनल सेफ ड्रग है, अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, रीनल सेफ ड्रग होती है विच इज़ फॉसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल। देन वी टॉक अबाउट यूजेस ऑफ एस इनहिबिटर, एस इनहिबिटर के यूजेस देख लेते हैं। तो यूज़ क्या होते हैं एस इनहिबिटर के, मैंने बताया था हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो कितनी भी हाइपरटेंशन हो, भले एसेंशियल हो, नेफ्रोपैथी के साथ हो, डायबिटीज़ के साथ हो, स्ट्रोक्स के साथ हो, रेटिनोपैथी के साथ हो, स्क्लेरोडर्मा के साथ हो, सबके साथ अपन क्या देंगे, एस इनहिबिटर देंगे। अब ऐसा क्या होता है सब में, सबकी बात करते हैं एक एक करके। देखो, अगर तुम्हारा एसेंशियल है तो एसेंशियल में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हाइपरटेंशन, मतलब बॉडी में सिर्फ हाइपरटेंशन है, कोई दूसरी डिसीज़ नहीं है। ये है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये प्राइमरी मतलब प्रॉपर हाइपरटेंशन है तुमको। और ये ना जिसमें दूसरी डिसीजेज है वो होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, ये डिसीजेज हैं इसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, सो नेफ्रोपैथी और सीकेडी बोल सकते हैं उसको, क्रॉनिक किडनी डिसीज, तो इट इज़ नेफ्रोप्रोटेक्टिव, एस इनहिबिटर्स आर नेफ्रोप्रोटेक्टिव, नेफ्रोप्रोटेक्टिव। डायबिटीज़ कह सकते हैं, मैंने बताया था इंसुलिन सेंसिटाइजेशन कराता है, वो इंसुलिन सेंसिटाइजेशन कराता है तो वो तो शुगर कम करेगा, बॉडी की ग्लूकोज लेवल कम करेगा, सेंसिटाइजेशन कराता है। स्ट्रोक्स में काम आता है तो इट इज़ न्यूरोप्रोटेक्टिव, न्यूरोप्रोटेक्टिव, न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट करके रखता है। रेटिनो प्रोटेक्टिव भी होता है ये, तो रेटिनोपैथी में भी दे सकते हैं अपन, रेटिनो प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा क्या होता है, स्क्लेरोडर्मा में था कि स्क्लेरोसिस होता है जिसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उस फाइब्रोसिस को तोड़ने के लिए कोलेजन देना पड़ता है, और वो कोलेजन डिपोजिशन कराता है ये एस इनहिबिटर, कोलेजन डिपोजिशन कराता है, कोलेजन डिपोजिशन कराता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट, इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हार्ट फेलियर एंड एमआई और हार्ट फेलियर का भी क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। याद रखना, बिकॉज इट इनहिबिट
कार्डियक रीमॉडलिंग, इट इनहिबिट द कार्डियक रीमॉडलिंग, मतलब हार्ट का अपना जो शेप है उसको वो चेंज करने से रोकता है, ठीक है। तो इट इनहिबिट द कार्डियक रीमॉडलिंग। नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर, नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर जो कहता है वो क्या कह रहा है कि भैया ये अपना नेफ्रॉन है, ये क्या है, ये अपना नेफ्रॉन है पूरा, ये है पीसीटी, ये है अपना लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो है ना ये वाली, ये है अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है अपनी ईफरेंट आर्ट्रियोल, ये ब्लड को लेके आ रही है, ये ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले तुमने एस एंजाइम से एंजियोटेंसिन 2 बनाया, एंजियोटेंसिन 2 बनाया, जिसने इसके जीएफआर को इंक्रीज़ कर दिया, जीएफआर को इसने इंक्रीज़ कर दिया। अब सस्टेन इंक्रीज इन जीएफआर अगर है, सस्टेन इंक्रीज इन जीएफआर अगर होता है, इसका मतलब ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीजेड है बहुत टाइम, सस्टेन्ड, मतलब इट विल लीड्स टू CKD, chronic kidney disease, because of hyperfiltration, because of hyperfiltration। वो इतना सारा ब्लड आता है, इतना सारा ब्लड आता है, तो वो क्या करेगी, प्रोटीन यानी कि हाइपर एल्बुन्यूरिया, हाइपर एल्बुन्यूरिया कॉज हो जाता है, ठीक है, जिससे नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है। इट विल लीड्स टू CKD। तो इसको मैं कैसे ठीक करूँ, देखो यहाँ पे दो आर्टरीज हैं, एक आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, एक आर्टरी ब्लड लेके जा रही है। तो एस इनहिबिटर क्या करता है, जो ईफरेंट आर्टरियोल है, एस इनहिबिटर क्या करता है, जो ईफरेंट आर्टरियोल है, ईफरेंट आर्टरियोल, ये उसको डायलेट कर देता है, इसको क्या करता है, डायलेट कर देता है। तो अपना फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये अपना एफरेंट आर्टरियोल है, ये अंदर गया और फिर ये बाहर आ गया, डायलेटेड है, यहाँ से डायलेटेड है। तो लिटिल ब्लड जो है, मतलब ब्लड अमाउंट जो ग्लोमेरुलस में जा रही है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो उससे अपना जो हाइपर फिल्ट्रेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है। लेकिन फॉर सपोज अगर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल भी डायलेटेड है और तुम्हारी ईफरेंट आर्टरियोल भी डायलेटेड है, सो जो थोड़ा बहुत ब्लड भी जा रहा है ग्लोमेरुलस में वो नहीं जाएगा, देन इट विल लीड्स टू एक्यूट किडनी फेलियर। लेकिन ऐसा होगा क्यों, देखो तुमने CKD से तो बचा लिया बाय डायलेटिंग द ईफरेंट आर्टरियोल, लेकिन अगर तुम्हें पहले से ही इसकी एफरेंट आर्टरियोल भी डायलेटेड थी, तुमने और ईफरेंट आर्टरियोल भी डायलेट कर दी, तो जो थोड़ा बहुत ब्लड भी जा रहा था तुम्हारे ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा था, अब वो भी नहीं जाएगा, देन इट विल लीड्स टू एक्यूट किडनी फेलियर। अब ये क्यों था, जो डायलेटेड थी तुम्हारी एफरेंट आर्टरियोल, ये कंडीशन होती है जिस कॉल्ड एफरेंट और बायलेटरल एफरेंट, इट इज कॉल्ड बायलेटरल एफरेंट आर्टरियल स्टेनोसिस, एट्रियल स्टेनोसिस। ये क्यों होता है, डिकॉज क्या होता है इसका, और इसमें होता क्या है, इसमें तुम्हारी जो एफरेंट आर्टरियल है वो डायलेट हो जाती है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। तो तुम इस कंडीशन में जो तुम्हारी एस इनहिबिटर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सो अगर तुम्हें देनी है एस इनहिबिटर देनी है CKD में, सो फर्स्ट वी डू डॉपलर, याद रखना, वी मस्ट हैव टू डू डॉपलर, एक टेस्ट होता है डॉपलर बिफोर स्टार्ट एस इनहिबिटर स्टार्ट करने से पहले तुमको डॉपलर करना पड़ता है। नेफ्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताऊं, देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर जीएफआर कम हुआ था, तुमने एस इनहिबिटर, एस एंजाइम आया, उस वो कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, इट विल इंक्रीज जीएफआर इंक्रीज हो गया। अब अगर तुम्हारा सस्टेन इंक्रीज हो गया जीएफआर, तो क्या होगा, सस्टेन इंक्रीज इन जीएफआर, इट विल लीड्स टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड इट विल लीड्स टू इन लेटर टर्म्स इट विल लीड्स टू CKD, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, जिसमें हाइपर फिल्ट्रेशन होगा और एल्बुन्यूरिया होगा, तुम्हारी यूरिन में एल्बुमिन होगा, ठीक है। अब भैया ये हो रहा था, तो मैंने तुमको क्या दिया, एस इनहिबिटर दे दिया। एस इनहिबिटर क्या करेगा, एस इनहिबिटर इस हाइपर फिल्ट्रेशन को कम कर देगा, क्या कर देगा, एस इनहिबिटर हाइपर फिल्ट्रेशन को कम कर देगा ड्यू टू ये एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट कर देता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो ब्लड अपना यहाँ जा रहा था वो यहाँ ना जाके से नीचे चले जाएगा और थोड़ा अमाउंट चले जाएगा ग्लोमेरुलस में, जिसमें जो ब्लड अमाउंट है वही कम हो जाएगी, तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक कंडीशन हो जिसमें तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल पहले से डायलेटेड है, तो एफरेंट और ईफरेंट दोनों डायलेट होगा, तो ब्लड सीएस का बाहर हो जाएगा, ब्लड यहाँ जाएगा ही नहीं ग्लोमेरुलस में, तो जो लिटिल अमाउंट भी जा रही थी वो भी नहीं जा रही अब, देन द किडनी विल गोज टू एक्यूट किडनी फेलियर, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, देन कंडीशन कॉल्ड एज बायलेटरल एफरेंट आर्टरियल स्टेनोसिस। ये क्यों होती है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होती है, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इसमें तुम्हारा एस इनहिबिटर। तो अगर तुम्हें कभी भी एस इनहिबिटर शुरू कराना है, तो पहले अपन कराएंगे डॉपलर टेस्ट होता है जो अपन पहले कराएंगे, उसके बाद अपन एस इनहिबिटर शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशन।
याद रखना, जो एस इनहिबिटर होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है बायलेटरल एफरेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में। वही कंडीशन जो मैंने बताई तुमको, एफरेंट आर्टरियल पहले डायलेटेड है, बायलेटरल एफरेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, याद रखना। प्रेगनेंसी में भी ये याद रखना, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इट इज एक्स कैटेगरी ड्रग, सो इट इज टेरेटोजेनिक। क्या कॉज करती है? रीनल एजेनेसिस फीटस में रीनल एजेनेसिस कॉज करती है। सो इट इज अ टेरेटोजेनिक ड्रग एंड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। हाइपरकैलिमिया कॉज करती है, ठीक है, जिसमें पोटेशियम की लेवल तुम्हारी 5.5 ज़्यादा हो जाती है, 5.5 से ज़्यादा हो जाती है। अबाउट साइड इफेक्ट में दूसरे इफेक्ट मिलाए गए ताकि एक निमोनिक बन सके, विच इज कैप्टोप्रिल। C is for cough, A is for angioedema, P is for pregnancy, T is for taste disturbance। ये क्या है? ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। O is for orthostatic hypotension, कॉज कराता है, याद रखना। नेक्स्ट इज P is for प्रोडक्ट, कि भैया ये प्रोडक्ट होती है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल और लिसानोप्रिल। देन रीनल एफरेंट आर्टरी, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। ये इंक्रीज करता है पोटेशियम में, तो ये तो साइड इफेक्ट है। देन ये सुनना, इट लोअर WBC काउंट, कैसे? बाय बोन मैरो सप्रेशन। जो मैंने तुमको बताया था कि ये जो होती है सब सल्फा कंटेनिंग ड्रग होती है, तो अगर इनके साथ सल्फा को मिलाते हैं तो वो कॉमन साइड इफेक्ट शो करती है, विच इज व्हाट? सल्फा एलर्जी, जिसमें बोन मैरो सप्रेशन उसका इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन किससे इंटरेक्ट कराओगे तुम एस इनहिबिटर्स को? बात कर लो फटाफट, यहाँ आ जाओ। देखो, अगर तुमने इंटरेक्शन की अगर बात कर रहे हो, ड्रग इंटरेक्शन की, सबसे पहले अपन बात करते हैं इफ़ वी मिक्स विथ एनसेड्स। अगर अपन एनसेड से मिक्स करते हैं किसको? एस इनहिबिटर को, इट विल लीड्स टू हाइपरकैलिमिया प्लस इट विल शो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट एंड थर्ड इट विल लीड्स टू एक्यूट रीनल फेलियर। तो इसके बाद कभी अपने को नहीं इंटरेक्शन करवाना है इसका, रीनल फेलियर, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये हाइपरकैलिमिया है, हाइपरकैलिमिया का ड्रग इंटरेक्शन में बहुत अच्छा वो आता है कि अगर तुम एस इनहिबिटर को किसी भी ड्रग जो कि लिस्ट है उसमें अगर इनके साथ तुम मिक्स करते हो, देन वी नीड अ मॉनिटरिंग टूवर्ड्स पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। और वो कौन सी लिस्ट होती है ड्रग की? याद रखना, एस्पिरिन जो कि एस इनहिबिटर अपना एनसेड है, बीटा ब्लॉकर, क्लोनिडीन, साइक्लोसिरीन एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये सब क्या करती है? ये सब पोटेशियम को सेव करके रखती है बॉडी के अंदर। देन इट विल लीड टू एरिथमिया। तो इसलिए याद रखना कि अगर तुम एस इनहिबिटर को इनमें से किसी के साथ मिक्स करते हो तो पोटेशियम की क्या रखती है? मॉनिटरिंग रखती है, ठीक है, बिकॉज इट ऑल लीड्स टू एरिथमिया, क्योंकि पोटेशियम बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होता है ये अपना थर्ड टाइप का ड्रग होता है रास इनहिबिटर्स में। पहला था डायरेक्ट रास इनहिबिटर, जिसमें अपन ने एक ड्रग पढ़ी थी, विच इज एल्सीकरीन, ठीक है। सेकंड अपन ने पढ़ा एस इनहिबिटर, थर्ड अपन ने पढ़ा AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो हम पढ़ रहे हैं। AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर से बात करने से पहले बात करते हैं AT रिसेप्टर्स की, कि कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं एंजियोटेंसिन के। तो 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, AT1, AT2, AT3, AT4। AT1 जो होता है इट इज GS रिसेप्टर, सो इट विल इंक्रीज द BP प्लस कार्डियक रिमॉडलिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है। AT2 रिसेप्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब ये इनिबिटरी रिसेप्टर्स है, डिक्रीज करता है BP को, प्लस कार्डियक रिमॉडलिंग को डिक्रीज करता है। AT3 की कितनी कोई खास बात आती नहीं है अपने पास, तो AT3 की बात कोई करता नहीं है। AT4 की अगर देखें तो AT4 कंजेशन को बढ़ाती है एंड इट इज न्यूरोप्रोटेक्टिव, ओके। सो ड्रग्स की बात करते हैं, कौन कौन सी ड्रग होती है AT1 ब्लॉकर्स की। सो AT1 ब्लॉकर की ड्रग में होती है सार्टन्स, मतलब द ड्रग विच एंड विद सार्टन। तो ड्रग कौन कौन सी है? ड्रग्स आर लव ITC, जो स्टॉक्स में लगाते हैं थोड़ा बहुत, उसमें उनको पता होना चाहिए ITC क्या होता है। सो लव ITC विच इज लो सार्टन, ऑलमी सार्टन, वेल सार्टन, इप्रोसार्टन, इर्बी सार्टन, टेलमी सार्टन एंड कैंडी सार्टन। वापस बोल रहा हूँ, L इज़ फॉर लो सार्टन, O इज़ फॉर ऑलमी सार्टन, V इज़ फॉर वेल सार्टन, E is for iprosartan, I is for irbesartan, T is for telmisartan and C is for candesartan। भैया इसमें सार्टन ड्रग हो गई सारी, मुझे याद कौन कौन सी रखनी है, इसमें सारी तो याद होगी नहीं। तो लो सार्टन, इर्बीसार्टन,
और तुम्हारी टेलमिसार्टन। अगर तुम्हें कैंडिसार्टन याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लेट वी डिस्कस अबाउट इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है एज एस इनिबिटर्स। इनकी रूट देख लेते हैं, तो रूट इनका सारी रूट्स ओरल होती है, आईवी ड्रग नहीं होती इनमें, ठीक है, सब ओरल होती है ये। मोस्ट पोटेंट इज कैंडिसार्टन, मोस्ट पोटेंट ड्रग, यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट पोटेंट, है ना। एंड लीस्ट पोटेंट इज इप्रोसार्टन। वी टॉक अबाउट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लोसार्टन, तो देखना लोसार्टन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये ब्लॉक करता है किसको, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को, उसको तो करेगा ही, उसके साथ साथ थ्रोम्बोक्सिन A2 को ब्लॉक करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, विच लीड्स टू एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है ये, मतलब थ्रोम्बोसिस बनने से रोकेगा। नेक्स्ट इज यूरिकोसूरिक एक्शन। यूरिकोसूरिक एक्शन मतलब ये तुम्हारा गाउट में भी काम आ जाएगा। देन वी टॉक अबाउट इर्बिसार्टन। इर्बिसार्टन जो होता है वो इनहिबिट करता है एसएन नोड को, सो इट इज ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फाइब्रोसिस। क्या, एट्रियल फाइब्रोसिस, एट्रियल फाइब्रोसिस। थर्ड इज टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन जो होता है वो तुम्हारा पीपीएआर रिसेप्टर्स, पीपीएआर रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, जो कि ये करता है, जो कि पीपीएआर रिसेप्टर इज इंसुलिन रिसेप्टर, इज इंसुलिन रिसेप्टर बोल सकते हैं या इंसुलिन चैनल बोल सकते हैं, जो कि इंसुलिन को अंदर आने देता है, ठीक है। सो इट रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन मतलब इंसुलिन का फ्लो जो होता है अपने सेल के अंदर उसको आन देता है, ताकि बिकॉज इट इज बता ना कि ये जो होते हैं एस इनिबिटर्स होते हैं या जो रास इनिबिटर्स होते हैं वो तुम्हारे डायबिटिक फ्रेंडली होते हैं, डायबिटिक ठीक करते हैं, वही टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। सो रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, so it is beneficial in type 2 diabetes mellitus. Last, thank you.